हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में बायो विजार्ड विद दिलीप सर। तो जैसा कि कल मैंने पढ़ाया था आप सभी लोगों को, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस से पढ़ने से पहले हम लोग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस को देखेंगे, क्योंकि जब तक हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस को नहीं समझ पाएंगे स्टूडेंट्स, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे क्या, है ना, कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बनता है। क्योंकि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस ही वो जगह है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो आई होप कि कल वाले लेक्चर को आपने अच्छे से समझा होगा, है ना। अगर कल वाले लेक्चर को समझा होगा तो आज आपको काफ़ी मदद मिलेगा। एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा देना चाहता हूँ कल वाले लेक्चर के पीडीएफ से, है ना। देखिए, कल वाले लेक्चर का पीडीएफ कुछ इस प्रकार से है ना। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल आप लोगों को समझाया था और आप लोगों को सारा कुछ समझ में भी आया था। अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। मैं आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा था। तो सिंपल सा बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट टेस्टिस था, क्योंकि टेस्टिस ही वो पार्ट है, या सिंपल सा कहें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? टेस्टिस को कहते हैं। और टेस्टिस में ही स्पर्म का बनना होता है। और कल मैंने आपको और भी बताया था कि टेस्टिस में, है ना, तकरीबन 250 के आसपास टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। इज इट राइट? 250 के आसपास टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं और उसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। तो अभी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे सामने, जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख पा रहा है, ये क्या है दोस्तों? गोल गोल टाइप का ये क्या है? ये कोई लड्डू नहीं है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो तकरीबन 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में ऐसे गोल टाइप का, इस तरह का जो आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, तो इस तरह का, है ना, तकरीबन एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। यानी कि हम टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन अ टेस्टिस अगर काउंट करें तो 750 के आसपास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक सिंगल टेस्टिस में पाए जाते हैं। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो गोल टाइप का आपको ये दिख रहा है उसको मैं मार्क आउट करके दिखाना चाहूँगा, है ना। देखिए, ये जो गोल टाइप का, ये आपको जो, सॉरी स्टूडेंट्स, ये गोल टाइप का जो आपको दिख रहा है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है ना। और इसमें से सबसे पहला सेल जो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे मेरे सामने, स्पर्मेटोगोनियम। इज इट राइट? स्पर्मेटोगोनियम, है ना, स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम का दूसरा नाम है मेल जर्म सेल्स। क्या है? मेल जर्म सेल। तो स्पर्मेटोगोनियम वही मेल जर्म सेल है जो कि डिप्लॉयड नेचर का होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। और यही स्पर्मेटोगोनियम दोस्तों, यही स्पर्मेटोगोनियम ही स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही स्पर्मेटोगोनियम बनाता है ना। स्पर्मेटोगोनियम से ही फिर क्या बनता है दोस्तों? स्पर्मेटोगोनियम से, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और फिर फाइनली स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। तो आइए थोड़ा और इलोबरेट करते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो बड़ा शेप का, ये जो मैं मार्क आउट कर रहा हूँ अभी, ये बड़ा सेल जो आपको दिख रहा है इसी को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ये डिप्लॉयड नेचर का होता है, ठीक है। और उसके बाद का, है ना, ये जो आपको मार्क आउट में करूँ, 2 तरह का सेल आपको प्राइमरी यहाँ पे दिख पा रहा होगा। एक ये कॉर्नर में जो पेरिफेरल में प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, इसका नाम होता है मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनियम। और ये जो लंबा टाइप का आपको ये दिख रहा है, देखिए, है ना, दिस इज कॉल्ड सर्टोलाई सेल्स, है ना, सर्टोलाई सेल्स। ये जो अभी मैं डार्क, है ना, कर रहा हूँ, दिस इज, है ना, सर्टोलाई सेल्स नर्स सेल होते हैं दोस्तों। नर्स सेल यानी सिंपल से नर्स का क्या काम होता है? टेक केयर करना, है ना। तो इसी तरह से सर्टोलाई सेल जो है ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को। जब स्पर्म बनता है मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनियम से जब स्पर्म बनता है तो इस स्पर्मेटोगोनियम का टेक केयर कौन करता है? नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? यही, है ना, जो हमारे ये सर्टोलाई सेल्स है यही टेक केयर करता
है। तो चलिए फिर यही टेक केयर करता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्पर्मेटोगोनियम से ही बना है ना। स्पर्मेटोगोनियम से ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और स्पर्मेटिड से आप आगे देखेंगे कि स्पर्म का भी निर्माण होता है। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियर से आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। एक और सेल स्टूडेंट्स यहाँ पे पाया जा रहा है जिसका नाम मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, है ना, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, लीडिंग सेल्स, राइट, लीडिंग सेल। दोस्तों इसका दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स भी होता है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो इंटरस्टिशियल सेल, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के स्पेस, है ना। दो आप जो गोल दो टाइप का देख पा रहे हैं, तो ये दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो भी स्पेस है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। और इंटरस्टिशियल स्पेस में ही क्या पाया जाता है, लीडिंग सेल पाया जाता है। लीडिंग सेल का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल होता है। दोस्तों यही वो लीडिंग सेल है जो टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करता है, गेटिंग, यही जो ये लीडिंग सेल है जो कि टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करता है। और हम सभी जानते हैं टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है ना। विदाउट टेस्टोस्टेरोन एक मेल अपने आप को मेल की कल्पना भी नहीं कर सकता है, राइट, क्योंकि हमारे अंदर जो मेल का जो नेचर है वो मेल का नेचर टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है, और फीमेल में ये टेस्टोस्टेरोन अब्सेंट होता है, इसीलिए वो फीमेल होती हैं, मेल नहीं होती हैं। आर यू गेटिंग? तो यही लीडिंग सेल ही है दोस्तों। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस की ओर। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको कैसा पढ़ने में लग रहा है मेरे चैनल में, है ना, मेरी स्पीड क्या थोड़ा अधिक है या मुझे स्लो करना चाहिए या ठीक है, या और कोई इम्प्रूवमेंट अगर हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, इससे मेरा हेल्प होगा, मैं आपको और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाऊँगा। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी मेरे सामने ये दिख रहे हैं, ये जो चार्ट है ना, इससे मैं आपको पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस को समझा दूंगा, है ना। आप ध्यान से बस मेरे द्वारा बोले गए हर एक वर्ड को सुनते जाइए, आपको पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा इसमें, है ना। इसी के रिगार्डिंग एक आगे नोट्स भी दिया गया है, वो जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे प्रीमोडियल जर्म सेल, राइट। तो प्रीमोडियल जर्म सेल जो आप देख पा रहे हैं, इसका एक और दूसरा नाम है दोस्तों मेल जर्म सेल। प्रीमोडियल जर्म सेल को ही मेल जर्म सेल बोला जाता है, और मेल जर्म सेल को ही स्पर्मेटोगोनियम बोला जाता है ना। स्पर्मेटोगोनियम ईएम जहाँ पे आए तो उसको सिंगुलर बोला जाता है ना। तो एक मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, और एक से अधिक यदि मेल जर्म सेल बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रीमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो रहा है, राइट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो रहा है, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो रहा है ना। यानी कि प्राइमोडियल जर्म सेल से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है ना, स्पर्मेटोगोनिया प्रोलिफरेट बाय माइटोटिक सेल डिवीजन इनसाइड टेस्टिस, है ना। स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, किसके थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है दोस्तों, माइटोसिस डिवीजन में, है ना, रिपीटेडली, है ना, मल्टीपल डिवीजन होता है, जैसा कि, है ना, मल्टीपल डिवीजन होता है, कहने का मतलब कि सेल्स का मल्टीपल डिवीजन होता है, जो कि जायगोट में आप लोग देखते हैं। हम लोग एक इंसान है तो सिंगल सेल से हम लोग बने हुए दोस्तों, जायगोट से हम लोग, है ना, मल्टी सेल बन गए, हमारे अंदर बिलियन सेल्स है, तो वो एक सेल से ही बना है कहीं ना कहीं, और उसमें क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था, है ना। तो माइटोसिस में 2 से 4 सेल का नंबर बढ़ता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से बढ़ता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से लगातार स्पर्मेटोगोनिया से लगातार क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है। ये एक मेन कॉन्सेप्ट है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रीमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बनता है, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बनता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनियम बनता है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, है ना, जिसका नाम, है ना, जो किसके थ्रू बनता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बनता है। क्लियर, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बनता है, अभी मैंने आपको समझा दिया। माइटोसिस डिवीजन में याद रखिएगा हमेशा, है ना, कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है माइटोसिस डिवीजन में, है ना। मियोसिस में आगे जो हम देखेंगे, है ना, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है ना, जैसे कि 46 क्रोमोसोम है, और स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है 23 क्रोमोसोम, तो वहाँ पे मियोसिस होता है ना।
तो स्पर्म बनने के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस होता है, परंतु स्पर्मेटोगोनिया जब बनता है प्राइमरी जर्म सेल से, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया होता है, तो वहाँ पे माइटोसिस होता है। और वो माइटोसिस में है ना क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। 46 क्रोमोसोम नंबर प्राइमरी जर्म सेल में भी होता है, 46 क्रोमोसोम नंबर स्पर्मेटोगोनिया में भी पाया जाता है, स्पर्मेटोगोनिया में भी पाया जाता है। तो दोस्तों जब बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है तो उसमें से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया है ना, पार्टिकुलर स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, अधिक साइटोप्लाज्म को गेन कर लेता है, अधिक न्यूट्रिएंट्स को गेन कर लेता है। और अधिक न्यूट्रिएंट्स को गेन करने की वजह से वो क्या बन जाता है, अधिक न्यूट्रिएंट्स को गेन करने की वजह से है ना, अधिक न्यूट्रिएंट्स को गेन करने की वजह से वो क्या बन जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। आप देख रहे होंगे स्पर्मेटोगोनिया के नीचे क्या दिख रहा है आपको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये कुछ नहीं है, इस पर पहले ये स्पर्मेटोगोनिया था, है ना, नरिशमेंट ज़्यादा ले लिया, साइटोप्लाज्म को ज़्यादा अपने अंदर इंटेक कर लिया, तो वो क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब दोस्तों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब तैयार हो चुका है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि मियोसिस 2 स्टेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2। तो चलिए समझ लेते हैं कि मियोसिस क्या होता है। तो दोस्तों मियोसिस फर्स्ट में जो है ना, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर हाफ होता है ना, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है ना। तो एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, किस में, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं मियोसिस फर्स्ट में, है ना, जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हो रहा है। और उसी मियोसिस फर्स्ट में जब एक सेल से 2 सेल हो जाता है तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। और यानी कि दोस्तों है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होता है, और मियोसिस सेकंड के बाद ही क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हम कह सकते हैं कि डिप्लॉइड नेचर का है, राइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड नेचर का है। मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 सेकेंडरी, तो दोस्तों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकंड होता है तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है दोस्तों, हाफ हाफ बढ़ जाता है। आप देख रहे होंगे इसके अंदर, है ना, ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस को आप लोग गौर से देखिए, न्यूक्लियस में आप जो देख पा रहे हैं एक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, तो सेंट्रोमियर अटैच है, और सेंट्रोमियर अटैच है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 है ना, 46 क्रोमोसोम दिख रहा है, राइट। हाफ कहाँ पे हुआ है, देखिए स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस को देखिए आप लोग, तो स्पर्मेटिड में 4 न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, 4 न्यूक्लियस दिख रहे हैं जो कि क्या है, हैप्लॉइड नेचर का है। और साथ ही साथ है ना 4 स्पर्मेटिड भी देख रहे होंगे आप लोग, इज इट राइट। तो दोस्तों एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं, है ना, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं हुआ क्या है। तो हुआ दोस्तों यही है ना, कि टेस्टिस के अंदर मेल जर्म सेल था, राइट। और मेल जर्म सेल ने क्या किया, मेल जर्म सेल का दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया है ना, और स्पर्मेटोगोनिया में लगातार माइटोसिस डिवीज़न हुआ। और माइटोसिस डिवीज़न जब हुआ तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए, राइट। और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए तो उसमें से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया अधिक न्यूट्रिएंट्स को गेन किया और क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। और जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, अब उसमें बारी आ गई कि मियोसिस सेकेंड होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, राइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, उसमें से मियोसिस का फर्स्ट स्टेज होता है। मियोसिस फर्स्ट होने से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है जो कि 46 होता है। अब फिर सेकेंडरी में स्पर्मेटोसाइट में है ना मियोसिस सेकेंड होता है और क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा स्पर्मेटिड के बारे में भी देखिए। आप लोग स्पर्मेटिड को आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्पर्मेटिड गोल गोल राउंड का है, इज इट क्लियर। स्पर्मेटिड जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये गोल राउंड स्ट्रक्चर का है। तो स्पर्म तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं। स्पर्म को तो हमने ऐसा नहीं देखा, कल भी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को जब जो वीडियो डाला था, स्पर्म तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये इमेच्योर स्पर्म है, ये इनएक्टिव स्पर्म है, अभी ये एक्टिवेट होगा, है ना, अभी ये एक्टिव होगा, मोटाइल होगा, इसमें कई सारे चेंजेस होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, हम अभी बताते हैं, अभी हम आगे बताते हैं कि कैसे ये मोटाइल होगा, कैसे ये एक्टिव होगा, कैसे इसमें टेल डेवलप्स होंगे। अभी आप लोग यहाँ जानिए कि स्पर्मेटोगोनिया में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया का बनना क्या होता है,
इसी को कहते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज मतलब क्या, मल्टीप्लाई होना, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का बनना। इसके बाद ग्रोथ फेज भी हमने देखा कि कई सारे स्पर्मेटोगोनिया में से एक स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन को गेन कर लिया, है ना, तो वो बन, है ना, तो वहाँ पे क्या हो गया, ग्रोथ फेज हो गया। उसके बाद मैचुरेशन फेज। अब हम मैचुरेशन फेज को देखें तो मैचुरेशन फेज में क्या हुआ, स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ। अब स्पर्मेटिड में भी क्या होगा, है ना, मैचुरेशन फेज आगे कंटिन्यू करेगा और एक स्पर्म को बनाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पर्मेटिड से, है ना, स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म का निर्माण होता है ना, स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म का निर्माण होता है। तो डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, तो ये डिफ्रेंसिएशन में क्या क्या होता है, चलिए बता देते हैं कि क्या। इस डिफ्रेंसिएशन में ये होता है दोस्तों, है ना, कि, है ना, सेंट्रियोल का निर्माण होता है ना, सेंट्रियोल का निर्माण होता है। सेंट्रियोल स्पर्म के नेक में पाया जाता है, और नेक में जो पाया जाता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, है ना, कि जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये पूरा का पूरा क्या कर देता है, स्पर्म के एक्सियल फिलामेंट को बना देता है। और साथ ही साथ गोल्जी बॉडी जो होते हैं, है ना, ये एक्रोजोम को बना देते हैं, है ना। स्पर्म के टिप पे जो एक्रोजोम होता है उसको कौन बनाता है, एक्रोजोम बना देता है ना, उसको गोल्जी बॉडी बना देता है। तो इस तरह के कई सारे चीज़ें, है ना। और मोटाइल नहीं होता, स्पर्मेटिड मोटाइल नहीं होता है। तो उसको मोटाइल कौन करता है दोस्तों, उसको मोटाइल कैसे होता है वो, तो वही डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस के थ्रू, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही वो एक मैच्योर स्पर्म में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों एक मैच्योर स्पर्म को बनने में, है ना, 62 से 75 डेज तक लग जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एज भी मेंशन किया है ना। इस पीडीएफ में देखिए कि कितने कितने डेज किस किस स्टेज पे लग पा रहे हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो अब शुरू करते हैं दोस्तों, है ना, अब शुरू करते हैं थ्योरी पोर्शन, है ना। अब आपको सारा थ्योरी क्लियर क्रिस्टल समझ में आएगा। बस मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बाकी आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, है ना, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ नया नहीं लिखा हुआ है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये मेरा नोट्स है ना, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस कुछ नहीं है ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दैट इज स्पर्म इन अ मेल बाय टेस्टिस एंड ओवम, है ना, एंड ओवम इन फीमेल बाय ओवरी कलेक्टिवली कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी कि मेल में स्पर्म का बनना, फीमेल में ओवम का बनना, इसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस दो टाइप में बढ़ जाता है दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम स्पर्म कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं, और oogenesis में ओवम कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए अब स्पर्मेटोजेनेसिस का थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए एक स्पर्म को बनने के लिए, है ना, तकरीबन 64 से 74 डेज लगता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, दोस्तों ये दिख रहा है ना आपको, है ना, इमेच्योर मेल जर्म सेल, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, स्पर्मेटोगोनिया, है ना, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ पवर्टी, है ना। मेल में स्पर्म का निर्माण पवर्टी से स्टार्ट हो जाता है ना, 13-14 एज पवर्टी जब अटेंड करता है एक मेल, उस समय स्टार्ट हो जाता है, और है ना लॉन्ग लाइफ टाइम तक स्पर्म का फॉर्मेशन होते रहता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होते रहता है। यानी कि एक मेल कभी भी पिता बन सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक माँ कभी भी मदर नहीं बन सकती है ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आप देख पा रहे होंगे द स्पर्मेटोगोनिया, है ना, the spermatogonia या singular spermatogonium present on the inside wall of the seminiferous tubule multiply by mitotic division, है ना, लगातार माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई होता है स्पर्मेटोगोनिया, और अपने नंबर को क्या करता है, लगातार क्या करता है, इंक्रीज करता है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। स्पर्म एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट है कि स्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, एंटनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा स्पर्म का डिस्कवर किया गया। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने खुद के स्पर्म को ही माइक्रोस्कोप से देखा था, है ना। इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि मैं और कभी बताऊंगा। इसके बाद ओवा वाज डिस्कवर्ड बाय वन वियर, है ना, इन मैमल्स। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, है ना, ह्यूमन गैमेट्स है ना, एनिसोगैमेट्स, यानी कि अलग अलग शेप्स होता है, बिल्कुल सही बात है, ओवम और स्पर्म का अलग अलग शेप पाया जाता है। और गैमेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये सारा कुछ जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है ना, ये हार्मोन के द्वारा है ना मेंटेन होता है, और ये हार्मोन
एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू निकलता है। तो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि हार्मोन कैसे रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और oogenesis को। तो आगे देखते हैं दोस्तों, म्यूसिस टेक्स प्लेस, है ना, म्यूसिस टेक्स प्लेस, राइट, म्यूसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, दैट्स वाई गैमेट्स आर हैप्लॉइड। कोई पूछे कि गैमेट्स हैप्लॉइड क्यों होता है, हमारे बॉडी के सारे सेल डिप्लॉइड है, लेकिन सिर्फ गैमेट्स यानी कि स्पर्म जो कि मेल में और ओवम जो कि फीमेल में ये हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि उनमें म्यूसिस होता है। जिसमें म्यूसिस होगा हैप्लॉइड नेचर का सेल पाया ही जाएगा, है ना, यानी कि 23 क्रोमोसोम मेल में पाया जाता है ना, मेल के स्पर्म में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये चार्ट देख लीजिए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि स्पर्मेटोगोनियम से कई सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। उस स्पर्मेटोगोनिया से, है ना, उस कई सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, राइट, है ना, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। और उन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया का साइज बढ़ जाता है तो उसे ग्रोथ फेज बोलते हैं, है ना। और उसे उसी स्पर्मेटोगोनिया का नाम फिर क्या हो जाता है, मैच्योरिटी या फिर यूँ कहें कि ग्रोथ अटेन करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसका नाम पड़ जाता है, राइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उसका नाम फिर पड़ जाता है जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। उसके बाद फिर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, पीछे में थोड़ा मिस्टेकली मैंने बाय मिस्टेक बता दिया था जो गलत था। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनता है तब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है ना, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका हैप्लॉइड नेचर का होता है और हैप्लॉइड नेचर दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड बनते हैं, वो भी हैप्लॉइड होते हैं, है ना दोस्तों। क्लियर है, आप लोग को सबसे कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, है ना, जो कि क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, राइट, नॉन मोटाइल होते हैं। अब ये मोटाइल कैसे होगा दोस्तों, तो इसमें स्पर्मियोजेनेसिस की एक प्रोसेस होगी, यानी कि मेटामॉर्फोसिस होगा। ये गोल टाइप का जो स्ट्रक्चर है, जो है ना स्पर्मेटिड है, वो स्पर्म फुल्ली एक्टिव स्पर्म बनेगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो नोट्स है वो बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से है ना, इसमें आप खुद से भी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है। तो कुछ नहीं है, एलेबरेट किया गया जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका है। एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ कि डिप्लॉइड प्राइमरी मेल जर्म सेल्स डिवाइड्स माइटोटिकली, है ना, यानी कि डिप्लॉइड प्राइमरी मेल जर्म सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल्स, है ना, एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल्स दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। और उसी को क्या बोल देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन फेज बोल देते हैं। इसके बाद का अगर बात करें तो ग्रोथ फेज में क्या था, तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में से कोई एक एक्सेस नॉरिशमेंट को गेन किया, साइटोप्लाज्म को गेन किया और ग्रोथ हो गया। और जब वो और ग्रोथ होने के बाद उस स्पर्मेटोगोनिया का नाम बदल करके क्या हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो वही बोल रहा है कि सम स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट टू ग्रो इन साइज बाय कंटेनिंग न्यूट्रिटिव मटेरियल साइटोप्लाज्म डीएनए से गिव राइज टू अ डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो दिस फेज इज कॉल्ड ग्रोथ फेज, नथिंग न्यू दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, देखिए मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द माइटोटिक डिवीजन, है ना, दैट इज रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और 2 स्पर्मेटोसाइट्स जिसका नेचर क्या होता है, 23 क्रोमोसोम नंबर होता है ना। यही मैंने आपको गलत बताया था, आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड नहीं होता है, हैप्लॉइड ही होता है। और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, है ना, जो कि वो भी हैप्लॉइड ही नेचर होता है। और फिर स्पर्मेटिड से ही 4 स्पर्म बनते हैं, वो भी हैप्लॉइड नेचर के ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, है ना, टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, है ना, दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। तो दोस्तों इस तरह से अगर देखा जाए तो हम पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को, है ना, 2 स्टेज में बोल सकते हैं कि पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो कुछ भी नहीं है, बस 2 स्टेज है वहाँ पे। पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, है ना, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड हमने बना दिया, और दूसरा मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि, है ना, यानी कि जो स्पर्मेटिड बना था उससे हमने स्पर्म बना दिया। इस पूरे प्रोसेस में उस पूरे दोनों को कलेक्टिवली कल हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देंगे, है ना। स्पर्मेटिड में क्या क्या स्टेजेस आते हैं तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, कुछ नया नहीं है ना, जो कि ये मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, नथिंग न्यू दोस्तों।
अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनता है। बस ये लास्ट है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। कि अब स्पर्मेटिड बन चुका है, 4 स्पर्मेटिड हमारे पास आ चुके हैं। अब एक्टिव स्पर्म कैसे बना है, क्योंकि स्पर्मेटिड जो है वो इनएक्टिव है, इमैच्योर है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, उसी तरह से स्पर्मेटिड कुछ नहीं कर सकता है। इसको स्पर्म बनना पड़ेगा ताकि ये जा करके भी फर्टिलाइज कर सके, है ना, ओवम के साथ जा करके मिल सके और एक नया लाइफ को बना सके। तो देख लीजिए एक बार जो है कि द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि बोला जा रहा है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पर्मियोजेनेसिस। आप देख पा रहे होंगे, है ना। स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बन रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और उसमें क्या क्या इवेंट होते हैं दोस्तों, तो सिंपल सा मेटामॉर्फोसिस होता है। दोस्तों अब जरा देख लेते हैं कि स्पर्मेटिड से स्पर्म तक बनने की प्रक्रिया में क्या क्या चेंजेस स्पर्मेटिड में होते हैं। तो आपका जो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि स्पर्मेटिड इज नॉन मेटाइल एंड हैवी, है ना। सो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इट लूजेस वेट, वजन कम हो जाता है दोस्तों, है ना। साइटोप्लाज्म कम हो जाता है, सिंपल सा, इसीलिए वेट भी रेड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्रोसोम बनाता है। टिप ऑफ द स्पर्म में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें लाइसिन एंजाइम होता है, वो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियस बिकम कॉम्पैक्ट एंड बिकम हेड ऑफ अ स्पर्म, है ना। जो न्यूक्लियस होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है ना। लूजली अरेंज होता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो कॉम्पैक्ट हो जाता है एंड बिकम हेड ऑफ द स्पर्म, हेड में जाकर चला जाता है। नेक्स्ट, लोकोमेट्री फ्लैजिला ऑर्गन डेवलप, यानी कि टेल का डेवलपमेंट हो जाता है। अब अभी आप देखे थे कि गोल सा स्ट्रक्चर था, वहाँ तो टेल तो था ही नहीं, तो वो टेल का निर्माण भी हो जाता है। फिर आगे दोस्तों देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे यही है ना, कि द 2 सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्मेटिड, जैसा कि मैंने बताया था कल आपको कि नेक में 2 सेंट्रियोल पाया जाता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, है ना दोस्तों। तो डिस्टल सेंट्रियोल ही क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट स्पर्म के टेल को बनाता है, राइट। वही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो क्या करता है, सेकेंडरी ओसाइट में जाता है, राइट। आप है ना, विजुअलाइज कीजिए, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो सेकेंडरी ओसाइट में जाकर के फर्टिलाइज करता है, तब जा कर के, है ना, तब जा कर के क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट का म्योसिस टू कंप्लीट होता है, जो कि हम oogenesis में भी पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप अभी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बस रिलेट कर पा रहे हैं, जो कि वहाँ भी करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं एक बार क्विकली कि द 2 सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्मेटिड, वन टेक पार्ट टू चेंज इनटू बेसल बॉडी एंड, है ना, एंड गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट, राइट, एंड गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट, है ना, okay, and give rise to axial filament, and other centriole remain proximal centriole in neck, which later goes to ovum and help to divide. ovum को divide होने में proximal centriole मदद करता है और distal centriole sperm को divide करने में help करता है ना। तो ये था दोस्तों। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी इंक्रीज हो जाता है ताकि, है ना, स्पर्म को ताकत मिले। अब स्पर्म क्या करेगा, अब स्पर्म फाइनली जा करके फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट लेगा, है ना दोस्तों, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट लेगा और ओवम को फर्टिलाइज करेगा और फिर एक बेबी का, है ना, फिर इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, फिर एक बेबी का जन्म होगा। धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर्स को इसी तरह से, है ना, इजीली वे में आसानी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि ताकि मुझे मोटिवेट, है ना, मैं मोटिवेट हो सकूं कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। और लाइक भी जरूर कीजिए, और अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर काम करूँगा। चलिए, थैंक यू।